Hello students, good morning. Now I am going to start chapter 4, that is motion in a plane. Exactly motion in a plane का मीनिंग है कि जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसमें एक ही डायरेक्शन थी, कोई भी ले सकते हो आप। मान लो हमने वहाँ पर x ली थी तो एक ही लाइन का हमने लिया था, उसमें भी या तो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। ये बोलता है मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन ए प्लेन वो टू डायमेंशनल होगा। टू डायमेंशनल मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जहाँ पर भी प्लेन कहते हैं इसका मीनिंग ये होता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो दो डायरेक्शन है, एक्स एंड वाई या वाई और जेड या एक्स और जेड। तो नॉर्मली हम मान के चलेंगे एक्स एंड वाई। तीसरा होता है मोशन इन स्पेस। स्पेस उसमें तीन दिशाएं होती हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसे हम नहीं पढ़ाएंगे और ना ही इसे कवर करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स 12वीं क्लास के बाद इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं और जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन या EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आप ये ब्रांच लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये मोशन इन स्पेस आप पढ़ेंगे। तो इसे हम नहीं लेंगे, यू कैन फॉरगेट दिस वन। हमारा चैप्टर है स्टडी इन मोशन इन ए प्लेन। अगर अच्छा ओके 4.1 ये है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन ये बोलता है इन चैप्टर 3 वी हैड पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मैंने बता दिया कि एक ही डायरेक्शन में हमने पढ़ा था, जिसे नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने स्टडी की थी चैप्टर 3 में। बट मोशन कैन बी इन 2 और 3 डायरेक्शन और डायमेंशंस, इट कैन एग्जिस्ट। दैट्स वाई वी रिक्वायर वेक्टर्स टू डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका मीनिंग क्या है सोचो। ओके इसका मीनिंग ये है, ये बोलता है कि अगर हम 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है वेक्टर्स की टू डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग ये है वेक्टर क्यों चाहिए। अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है जो कि ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना ही वाई डायरेक्शन में, तो इसको हम पता कैसे लगाएंगे। जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन में तो हम कह सकते थे कि अगर ये ओरिजिन है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 20 मीटर्स है तो हम कह सकते थे कि ऑब्जेक्ट O हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम O to P एंड पोजीशन इज़ +20 मीटर्स। अगर इधर जाता है तो नेगेटिव है। लेकिन इस कंडीशन में कैसे पता लगाएंगे कि जब 2 डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हम 2 डायरेक्शंस लेंगे, एक्स एंड वाई। ऊपर की ओर पॉजिटिव रहेगा, राइट हैंड के लिए पॉजिटिव रहेगा, नीचे के लिए ये y माइनस वाई हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ना माइनस एक्स हो जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर है, टू डिस्क्राइब दिस वन, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो ये आपको पहले ही पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्ट्रेट लाइन ये
एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यहाँ पर है तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली है कहाँ पर। मान लो ये ऐसे था, तो ये ऑब्जेक्ट ओ से पी पर आ गया है, तो इसकी पोजीशन को की जानकारी के लिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये दूरी x की डायरेक्शन में होगी 5 मीटर्स और ये दूरी हो गई मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो 4 मीटर्स। तो अब हम कह सकते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू ओ इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 5,4। तो इसका मतलब वी कैन डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज सिचुएटेड एट पॉइंट पी, it is having this position in x direction 5 meters and in y direction x meters. With the help of these two quantities we can find the magnitude of this one. वो तो आपको पता ही है, ये एक ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, इनका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़िए, रूट कर दीजिए, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो इस वजह से हमें इस लाइन का मीनिंग ये है, therefore we require vectors to describe position, displacement, velocity and acceleration। इसलिए हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। So first we read vectors। तो आगे पढ़ने से पहले प्लेन में मोशन इन ए प्लेन की स्टडी करने से पहले इससे अच्छा है कि हम वेक्टर्स जान लें कि वेक्टर होता क्या है। आफ्टर दिस वी विल स्टडी मोशन इन प्लेन दैट इज इन 2 डायरेक्शन। अच्छा जी, चलो 4.2 4.2 स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर्स दैट इज क्वांटिटी स्केलर्स। नंबर ए स्केलर्स, क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी ये है, स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज इट इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। इसका मतलब है वो क्वांटिटी जिनकी केवल मैग्नीट्यूड होती है उसे हम नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स स्केलर क्वांटिटी इज़ फुल्ली स्पेसिफाइड बाई ए नंबर विद यूनिट। यूनिट का मतलब है इसमें मान जो भी है, किलोमीटर है या लीटर है, वाट एवर इट मे बी, वो विद यूनिट। इट इज़ डिस्क्राइब्ड विद ए नंबर दैट इज़ मैग्नीट्यूड ओनली। दैट इज़ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, नंबर बी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है? द क्वांटिटी विच इज़ हैविंग बोथ magnitude and direction is called vector quantity. It is known as vector quantity. सीधे शब्दों में इसकी डेफिनेशन ये है, द वेक्टर क्वांटिटी ओबेज ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसे हम बाद में देखेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम के लॉ को फॉलो करती है। किस चीज़ के लिए? एडिशन के लिए। ऑफ कोर्स वी विल फाइंड इट इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, वो हम देखेंगे बाद में। वो नॉर्मली हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सो इट इज़ स्पेसिफाइड बाय नंबर एंड डायरेक्शन, दैट इज़ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। For example, displacement, velocity, acceleration, force, etc. are having magnitude and direction. That's why we call these one as vector quantity. Magnitude of a vector is called
इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, मैग्नीट्यूड को हम बोलेंगे जो भी हमारी मैग्नीट्यूड आएगी, जो भी हमारी मैग्नीट्यूड आएगी वेक्टर क्वांटिटी की, दैट विल बी योर एब्सोल्यूट वैल्यू। चलो 4.2.1 पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीज़ हम देख सकते, ये हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर 1 डायमेंशनल था, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। These can be represented in component also। देखो ये आ गया यहाँ पर, हमने कहा था ऊपर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक क्वांटिटी को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए उसे हमें 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, जिससे हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन पता लग जाए। तो ये लाइन बोलती है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कंपोनेंट ऑल्सो। कंपोनेंट वही, मान लो ये यहाँ पर है कोई भी क्वांटिटी, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, ये कोई क्वांटिटी है, तो एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कंपोनेंट। एंड we had already studied this one in 4.7.1, लेकिन वहाँ पर 1 डायमेंशनल था। अच्छा, अरे इसे एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली होते क्या हैं। लेट अस से ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे इस रास्ते पर ऐसे चल रहा है। अब हमें मान लो ये ऑब्जेक्ट पहले चला यहाँ से यहाँ तक, पोजीशन P तक, फिर यहाँ से यहाँ तक P डैश तक, तो O से P तक की पोजीशन ये है, O से P डैश तक की पोजीशन ये है। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें R डैश से, अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें R से, तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो इसे हम ये जो पोर्शन है यहाँ से और यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलिए, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन, ये जो ऑब्जेक्ट, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है वो इस रास्ते पर जा रहा है। When it moves in a plane, प्लेन मतलब x एंड y डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी 2 डायरेक्शन में के बीच में जा रहा है, तो then OP is equal to R, this OP is equal to R। अब इसका मीनिंग क्या है? It represents पोजीशन वेक्टर। अगर आपने पॉइंट P पर कैलकुलेट किया है, इन दैट केस वी विल कॉल दैट OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो जा रहा है एट दिस पॉइंट। सिमिलरली OP डैश is equal to R dash, it again represents the position vector। let us say ये यहाँ पर at t1 टाइम पर था, let us say पोजीशन वेक्टर at t2 टाइम। यानी कि आपने अगर यहाँ पर कैलकुलेट किया है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ऑब्जेक्ट को टाइम t2 लगा, उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रीचेज एट P point where it is represented by R dash vector and it takes this much of time, t2 time,
It means this is again a position vector at t2 time, and pp dash is equal to displacement vector. This is known as displacement vector, यानी कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो हम यहाँ से और यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट पहले P पर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, दूसरी हमारे पास पोजीशन वेक्टर P डैश है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। सो PP डैश डज नॉट डिपेंड ऑन ए एक्चुअल पाथ। ये जो P और P डैश जो था वो एक्चुअल पाथ पर निर्भर नहीं किया, जबकि R डैश एक्चुअल पाथ पर निर्भर था, वो यहाँ से यहाँ तक चला, फिर R डैश यहाँ से यहाँ तक चला है, तो ये पाथ पर निर्भर है। वेयर एज दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक का ही दिखा रहा है, जबकि R डैश बता रहा है यहाँ से यहाँ तक चला है, R बता रहा है यहाँ से यहाँ तक चला है। तो इट मीन्स इट डज नॉट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल, ये इनिशियल है, इनिशियल एंड ये फाइनल वैल्यू। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। Okay, now we will move to the equality of vectors. Equality मतलब समानता। फोर 4.2.2 equality of vectors let us say हमारे पास दो वेक्टर हैं a and b। vectors a and b are equal if and only if they have same magnitude and same direction। मैं रिपीट करता हूँ, मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b, वो सिर्फ जब ही इक्वल होंगे जब वो उनका मैग्नीट्यूड एक सा हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे कि वेक्टर a ये है, इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसी के पैरेलल में मैं एक और खींच दूँ एग्जैक्ट बराबर, ये वेक्टर b है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड इन दोनों की बराबर है और डायरेक्शन भी एक ही और है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि दीज वेक्टर्स आर वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। इट मीन्स दे आर हैविंग इक्वलिटी, मीन्स दीज आर इक्वल। लेकिन दूसरी ओर अगर यही वेक्टर मैग्नीट्यूड इसकी सेम है, इसकी भी b की भी मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, दैट्स वाई वेक्टर a नॉट इक्वल टू वेक्टर b। अच्छा, इसमें अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स व्हेन लोकेशन ऑफ ए वेक्टर इज़ इम्पोर्टेंट, जब वेक्टर की लोकेशन इम्पोर्टेंट होती है, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ये ऐसे वेक्टर हैं जब उनकी लोकेशन कहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप उसे हिला नहीं सकते, जहाँ पर है एग्जैक्ट वहीं पर है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर ये कंडीशन नहीं है कि ये लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री वेक्टर।
फ्री वेक्टर। जैसे कि अगर एक वेक्टर ए है, इसकी लोकेशन ये है, अगर इसी के पैरेलल में मैं एक और वेक्टर खींच दूं और इसे हटा दूं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि हर एक चीज़ सेम है इस वेक्टर की, तो इसको हम बोलेंगे फ्री वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इन दैट केस वी विल कॉल दिस वन एज फ्री वेक्टर। ओके, 4.3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं अवश्य बताऊंगा। फोर 4.3 इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपको जब ही समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये बोलता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाई ए रियल नंबर। इस वेक्टर का अगर हम इसे गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक रियल नंबर से, मान लो वो रियल नंबर है लैम्डा, जैसा कि बुक में दिया गया है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, मान लो कुछ भी हो। तो अगर इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं देन ऑल्सो इट रिमेन्स वेक्टर। जो ये वेक्टर है, इसमें हम किसी रियल नंबर की, दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी की, अगर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये वेक्टर ही रहता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए, यानी कि ये क्वांटिटी है। आप अपनी इजीनेस के लिए 2 रख लो इसे थोड़ी देर के लिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसे ये इसका मतलब है ये 2a हो गया। फॉर, ये बोलता है फॉर कि किस कंडीशन में, जबकि ये लैम्डा बड़ा हो 0 से। अगर ये लैम्डा 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा क्या होगा, 0.1 से लेके जहाँ तक भी आप आगे जाएंगे वो सब बड़ा ही होगा। इवन इसे और छोटा भी किया जा सकता है, लेकिन 0 से जो भी बड़ी क्वांटिटी है उसके लिए अगर इस वेक्टर में मल्टीप्लाई की जाए किसी भी रियल नंबर से जो कि 0 से बड़ा है, देन ऑल्सो इट विल बी ए वेक्टर ओनली। इसका मीनिंग क्या है वो अभी मैं बताऊंगा, वही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें ये एक कंडीशन है, बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। इसमें जो मल्टीप्लाई की है, अगर आप रियल नंबर से जो कि लैम्डा 0 से बड़ा है, इस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, इसीलिए इट रिमेन्स सेम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 की या 3 की, तो यू विल फाइंड इट विल कम लाइक दिस, और सिंपली यू कैन राइट 2a। मान लो एक वेक्टर, ये जो a है ये हमारे पास ये था, इसमें आपने स्केलर क्वांटिटी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये डबल हो जाएगा। इसका मतलब अब ये वेक्टर ये हो गया, ये 2a। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी ये वेक्टर जो है वेक्टर ही है। लेकिन अगर इसमें हम इससे लैम्डा अगर छोटा है 0 से, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये -2 ले लिया और जब आपने ये देखा कि अब क्या कंडीशन है, इस कंडीशन में ये -2 वेक्टर a, इस कंडीशन में इसने, अगर ये वेक्टर a था, इस कंडीशन में ये क्वांटिटी तो डबल हो गई, डबल, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल गई। जो इस डायरेक्शन थी अब ये इधर हो गई, यानी कि अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। दैट इज वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाई ए रियल नंबर इज अनदर वेक्टर, जब आपने मल्टीप्लाई की है।
लेकिन जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर, तो ये जब भी तब भी रहा, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल गई, दैट इज इट विल बी नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। अब लेता हूँ मैं वो चीज़ कि आपकी समझ में ये क्या आया है और क्या नहीं, ये अभी तक मेरे को नहीं पता, लेकिन इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है स्केलर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट, इसे थोड़ी देर के लिए मैं डी रख देता हूँ, तो डी इज इक्वल टू, इसे मान लो मैं वी लिख देता हूँ, इसे मान लो मैं टी लिख देता हूँ, तो डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। ये स्केलर क्या है? ये वाला है लैम्डा। अब जो है इसमें कंडीशन यही थी कि अगर आप कोई भी रियल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं देन ऑल्सो इट रिमेन्स वेक्टर। तो वेक्टर कैसे रहेगा ये? इसे देखिए, मान लो ये 2 सेकंड है, 2 सेकंड, ये मैग्नीट्यूड निकाली हमने इसकी, तो ये आ गया 2v। मीटर्स कहाँ से आया? मीटर्स कहाँ से आ गया? इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या है? सेकंड। ये सेकंड से सेकंड कट गया, ये मीटर बचा। इसका मतलब नाउ इट इज़ क्लियर आई थिंक, व्हेन एवर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई ए क्वांटिटी रियल नंबर देन ऑल्सो इट रिमेन्स वेक्टर। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी थी इसको हमने मल्टीप्लाई बाई किया स्केलर क्वांटिटी से, देन ऑल्सो इट रिमेन्स स्केलर। तो स्केलर का नाम बदल गया, वो देन ऑल्सो इट रिमेन्स वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी का नाम बदल गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन वही रही और सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया, जो कि हमने इसको वेलोसिटी को टाइम की सहायता, स्केलर क्वांटिटी की सहायता से हमने इसे बदल दिया डिस्प्लेसमेंट में। यही इसकी इम्पोर्टेंस थी। चलो, थैंक यू।